मेरी सास मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, जब से तुम्हारी अमन से मंगनी हुई है तब से यह मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट मंगनी शादी ब्याह में मैंने महीने से तुम्हें बुखलाया रखा दिया था। अभी 2 दिन से मेरी जान आफत कर दी थी कि दोस्ती। आज की कहानी बहुत ही अनोखी है, चलो इस कहानी को सुनाते हैं। सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक सास में सारा किस्सा मुझे सुना दिया जाता था। राहुल काफ़ी शर्मिला सा लड़का लग रहा था। अभी मेरी सास के पीछे छुपे उनके दुपट्टे को अपनी उंगली से लपेट रहा था और छुपी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझे हाथ मिलाया था। मैंने कहा, तुम लड़के होकर इतनी शर्मीले क्यों हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वह मुंह से कुछ नहीं बोल पाता, बस मुस्कुराकर हाँ में हाँ मिला दिया था। सबसे बड़ी बहू थी अमन से छोटी 2 बहनें थी और उससे छोटा एक राहुल जो देवर था। अमन बहुत मोहब्बत करने वाला पति था, वह मुझसे बहुत ख्याल रखता था। पहला कदम राहुल की तरफ मैंने बढ़ाया था, वह था 15 साल का, लेकिन सेहत और कद वजह से वह 20 साल 22 साल का लगता था। शाम को इसके कमरे में चली जाती और उसके इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वह मुझसे घुल मिल गया था। वह मेरे कमरे में बिना झिझक के आ जाता था। एक बार मैंने इसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था और जैसे मुझे देखा तो उसने फ़ौरन चैनल को बदल लिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और पूछी। उसका चेहरा रंगत देखकर बदल गया था। मैं उनसे पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये टीवी चैनल देख रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बस हॉरर मूवी है। तो अभी जब देखा तो मैं भी अपना आंखें बंद कर ली। बहुत ख़तरनाक मूवी देख रहा था। तो मैंने उसे धमकाया और वो भी मान गया कि भाभी आज से मैं ऐसा चैनल नहीं देखूँगा। उसके बाद तुम देख रहे थे, लगाओ। झुकाए नज़र को वह देख रहा था। उसके बाद चैनल को जैसे लगाया तो मैंने, इतना ख़तरनाक था चैनल कि उसमें सिर्फ भूतों वाली फिल्में दे रहे थे और यह देख के मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने राहुल की तरफ देखा था। वह देखते ही टीवी पर, बताओ, रात को तुम्हारे भाई को वह गुस्से पर डर गया था और नहीं, मैं सर हिलाने लगा और भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने इसे डांटते हुए कहा कि यह देखकर नींद कैसे आती है? तुम्हें इतनी डरावनी शक्ल देखते हो तो तुम्हें कोई हॉरर मूवी देख रहा था? मैं देखकर ही डर गई थी। इससे मुझे फ़ौरन से माफ़ी मांग ली और कहने लगा, अब नहीं देखूंगा, मुझे अपना ससुराल बहुत अच्छा लगता था। नंदे भी बहुत प्यार करती थी। मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह सारी खुशी कुछ वक्त के लिए है। यह बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिनका ख्याल भी एक औरत को कांपने पर मजबूर कर दे। इसकी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ भर दे जिसे सहन करना भी मौत के बराबर हो। मेरे मायके में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझ पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देता था। जब मैं बड़े भाई बहन के साथ आपस में मिलकर बातें करते, जब मैं उनके पास जाती तो कहते, तुम छोटी हो, तुम्हारा हम बड़ों में क्या काम है? तो भी मैं अकेला रह जाता था, अकेलापन का शिकार हो जाती थी। मुझे राहुल को भी देखकर अपनी पिछली ज़िंदगी की बचपने याद आ रही थी कि शायद इसको भी ऐसा लगता होगा। बड़ी बहनों की ध्यान से बेगानी थी, इसलिए मुझे लगा वह भी महसूस करता होगा, क्योंकि मेरी दोनों नंद की दोस्ती भी यह दोनों साथ साथ रहती थी। इसलिए मैं नंद से ज़्यादा राहुल पर ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती थी, इसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी, इसके साथ गेम भी खेलती ताकि वो उदासी। मैंने सही वक्त पर राहुल को मिले ना मिले, एक दिन वह मेरे कमरे में आया। अमन के आने का वक्त था। मैं खूबसूरत से कपड़े पहने हुए मेकअप कर रही थी। जब राहुल मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक लाल कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़कर और कहने लगा, भाभी यह लगाइए, मुझे यह रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वह लिपस्टिक पकड़ ली। मैं इस छोटे से बच्चे का क्या दिल तोड़ती, लेकिन वह तो मुझे देखकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने हाथों से ले लिया और बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही है भाभी। यह कहकर वह बेहिचक होकर मेरे गले लग गया। पहले तो इसकी इस हरकत पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं फ़ौरन से उसे खुद से पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने
इसे इतने गुस्से से देखा कि वह घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मुझे आप अपनी दोस्त दोनों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा। मुझे माफ़ कर दो। इतना उसने गर्दन झुका के शर्मिंदगी महसूस कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। अपनी सोच छोटी सी लगने लगी। मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा था और मैं क्या गलत सोच बैठी थी। कैसे झटके में मैंने उसे खुद से दूर किया था। क्या सोचता होगा मेरे बारे में। मैं किसी बदतमीज हूँ? इस तरह से बदतमीज बातें उसे कर दे। प्यार का जवाब भी यूँ ढूंढा ना जाने क्यों, लेकिन मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। इसलिए अगले दिन राहुल के साथ पहले ही जैसा रवैया किया। अब पूरे दिन राहुल मेरे साथ बैठ जाता था, मेरे गले बेहिचक लग जाता था, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आता। मुझे ना जाने क्यों इसका इस करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कुछ गलत हो रहा है। अंदर से मेरा दिल कहता कि यह सब ठीक नहीं, लेकिन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे अंदर बैठा एक शैतान मुझे यह समझाने लगता वह छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था। मुझे ऐसा भी ही सोचना चाहिए था, लेकिन देखने में दुबली पतली सी थी। स्कूल से भी वापस आता, मैं किचन में खाना बना रही थी। अंदर से आते ही गले लग जाता। मुझे उलझन सी होने लगती। मैं गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से तार तार हुए चूल्हे के सामने खड़ी होती थी। राहुल पीछे रहा करो, तुझे दिख नहीं रहा मैं रोटी बना रही हूँ। इसे थकती तो वह पीछे हट जाता करता। आप हर वक्त क्यों इतने काम करती रहती है? कभी तो काम से छुट्टी भी ले लिया करें। वह बात बदल देता। मेरी यह ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर इंसान के दिल में जगह बनाऊं। इसलिए राहुल की ऐसी हरकतों पर नाजायज़ होने की बजाय उसे मुस्कुरा कर कहती कि जब तुम्हारी बीवी आएगी तो मैं छुट्टी करूंगी और वह काम करेगी। मेरी बात पर वह मुझसे कहता कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसे लेकर आना। मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह कहते हुए आँखों में बड़े गौर से देख रहा था। एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए ना जाने किस ध्यान में था कि पहली बार मुझे उसकी नज़रों में वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी। मेरे पूरे वजूद से सनसनी से दौड़ने लगी। मैंने अपना दुपट्टा सही से पहना। मुझे इस वक्त इसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लगी थी और वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीनों को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हटकर सेल्फ के साथ लग गई। फिर वह बोला कि मेरा बस चले, आपसे एक भी काम ना कराऊं, रानी बनाकर रखूं। आपको इतनी अच्छी लगती है आप मुझे। मेरी धड़कनों का ही अंदाज़ा था कि किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की तरफ बेकाबू हुई तो ऐसी तरफ से मेरी कभी अमन में भी नहीं की थी। एकदम ही वह मुझसे पीछे हट गया। इसके अंदाज भी बदल गए। कहने लगा, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वह नायाब थोड़ी है। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन भाभी काम करते हैं और मेरी बहन बैठी टीवी देखते रहते हैं। शायद माहिर था, अपने अंदाज भी 1 मिनट में बदल था। मैं अब राहुल की नज़रों से उलझने लगी थी। मैं इस बार इस शक्ति से कहा कि जाओ तुम कपड़े बदलो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वह किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया था। कुछ दिन से पहले इसे डरती रही, मुझे अब इसकी नज़रें चुभने लगी थी। मैंने एक बार अमन से कहा कि राहुल बड़ा होता जा रहा है, इसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहना है, लेकिन इसकी हरकतें बच्चों जैसी है। जैसे वह माँ के गले लगता है, मेरे भी ऐसे ही गले लग जाता है। अमन, मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने यह बात इसलिए अमन से कही कि वह राहुल को समझा, या मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरा बनूं। मैं अगर राहुल को डांट तो वह ज़रूर मेरी सास के नंद के सामने यह बात कहता तो यही समझाते कि मैं घर में लड़ाई पैदा कर रही हूँ। अगर अमन राहुल को मना करते तो वह ज़रूर हाथ को कायम रखता, क्योंकि बहू के बदले रवैये को ससुराल में सब तेज़ आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वह किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पर लग जाता है कि अकेले रहने के लिए सब कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसलिए अमन को भी यह बात राहुल को सामने करने पड़ा। लेकिन अमन तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। तुम भी ना अजीब बातें करती हो,
अरे इतना सा बच्चा, वह तुम्हें माँ की तरफ समझकर प्यार कर लेता है और तुम हो कि बात को कहाँ लेकर जा रही हो। अमन ने इस बात को आम तरफ से लिया था। मैं अभी सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वह मुझसे बहन समझता है, मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन इसकी नज़रें और बातें अजीब सी होती है। यह बात तो माँ और बहनों को समझनी ही चाहिए कि भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, लेकिन कुछ लिहाज शर्म भी होनी चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही तो वह भी हंसती और कहने लगी, तुम हो ही इतनी अच्छी, अमन के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो यह दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी आए। मेरी सास ने बात को एक अलग ही अंदाज में दिया था। मैं चुप चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति का मेरे बात पर ध्यान न देना, उसका खमियाजा मैं बहुत बड़ा भुगता। मैं खुद से यह सोच लिया था कि मैं खुद राहुल से दूरी कायम रखूंगी। मैंने राहुल के कमरे में जाना छोड़ दिया था। इससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। यह बात इसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा बस काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेरी बात सुनकर उनसे कहा कि देर मुझे गौर से देखा कि मुस्कुरा कर बोला, आपके चेहरे पर यह जो भोलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उनसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं देखते हैं। मेरी बात पर वह संभल सा गया और फिर वहाँ से चला भी गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब सी थी। मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे थे। जब अमन मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। इस खबर से तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ दी थी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट को कहा। किचन का सारा काम मेरी सास और नंद ही संभाल रही थी। मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। एक रात मेरे पति, सास और नंद किसी शादी पर जाने को तैयारी थे, लेकिन शादी कानपुर में थी। मुझे सफ़र मना था और राहुल न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा, कल स्कूल टेस्ट है, वह नहीं जाएगा। मैं अपनी माँ के घर जाने को सोच रही थी, लेकिन राहुल की वजह से मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लौट आएंगे। शादी तो कल को ही ख़त्म हो जाएगी और हम लोग सब फिर आ जाएंगे। मैं हमेशा यह चाहती थी कि मेरे ससुराल का हर इंसान मुझे खुश और राज़ी रहे, जो कि किसी भी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चले गई, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर यह सभी वो शादी घर निकल गए थे। काले बादल रात के वक्त ऐसा अंधेरा कर रहे थे, तूफ़ानी बारिश हुई। अमन ने फ़ोन करके बताया कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही घर पहुँचेंगे। फिर मुझसे कहने लगा कि राहुल को तेज़ बारिश और बादल की आवाज़ से डर लगता है, वह अकेला डर ना जाए, इसलिए इसे अपने कमरे में ही सुला लेना। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उससे क्यों अपने कमरे में सुलाने लगी। मैंने कहा, अमन वह इतना छोटा तो नहीं है, बारिश डर जाए, मुझे राहुल को अपने कमरे में सुलाना नहीं चाहिए लगा। ये अमन इस बात पर सख्ती से बोले, क्या तुम इस वक्त बड़े हो जाने की रट लगा रखती हो? वह बच्चा है, इसकी सोच बच्चों जैसी है। मेरे साथ और बहस मत करो और जो कह रही हूँ वह करो। अमन ने फ़ोन काट दिया, लेकिन मैं भी को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेट सो गई। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब बादल इतनी ज़ोर से गरज जाए जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर खतरनाक आवाज़ थी कि मैं उठकर बैठ गई। साथ लाइट भी चली गई थी। मेरा दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से बजा कि मैं डर के मारे उछल कर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगा, मैं राहुल हूँ भाभी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बड़ी मुश्किल से चलती हुई दरवाजे तक पहुँची थी। मेरी कमर में दर्द सा था। कुछ दिनों से मैं खुद को थकी हुई सी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च लाइट पड़े राहुल डरा सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। इसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में आने को कहा। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है, यह कहकर और गले लगा लिया। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे पास।
आहिस्ता आहिस्ता उसकी पकड़ मुझ पर बहुत मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद डर के मारे वह मुझे माँ या बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ में मेरी कमर पर खुद से चलने लगे थे। मुझे करंट सा लगा था। इसकी पकड़ और इसकी मेरी कमर पर उंगली चलते मुझे कुछ यूँ समझ रहे थे कि मैंने किसी पीछे का एकदम से लाइट आ गई थी। बारिश का जोर सा भी काम हो चुका था। राहुल के चेहरे का अंदाज मुझे अचानक बदलते हुए लगने लगे। वह मुझे कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान थम चुका है। लेकिन वह अजीब सी हंसी चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा है। एक बार थम जाए तो मैं चला जाऊंगा। इसकी बातें सुनकर मैं दंग सी हो गई। वह कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। इसकी बातें, इसकी नज़रें कुछ भी बचकाना नहीं थी। वह मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, राहुल, किसी किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि तुम बड़ी बहनों से भी ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, कौन सी बहन? कैसी बहन? सिर्फ मेरी 2 बहनें। आप मुझे देखती हो, अच्छे लगने लगती हो। आपके करीब आने के बाद मैं तो बहाना ढूंढता था। आपके करीब आकर मुझे अच्छा महसूस होता था। इसकी बातें कानों में यूं पड़ रही थी जैसे कि कोई गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। राहुल में और एक हवस भरे इंसान में इस वक्त फ़र्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जैसी माँ जैसी भाभी पर नज़र डालते थे। मैं चिल्लाकर बोली। वह बिना डरे मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा है कब? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहीं बार तो इजहार किया आपसे, शायद आप भूल गए हैं। मैंने उससे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई कि मुझे अपने आप उसके आगे बेबस लग रहा था। मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और कोई इनकार, रोना, मिन्नतें करना भी तो कोई भी नहीं आता था। वह रात मेरे लिए काली रात बनकर आई और अपनी स्याही में मेरे मुंह पर मल गई थी। सुबह मैं बहुत रो रही थी। राहुल बड़े टप में मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी भी कुछ कहा हो तो अंजाम की जिम्मेवारी आप होगी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफ़रत होने लगी। और भी उस वक्त मैं दोहरी तकलीफ़ को झेल रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे उस 16 साल मर्द से भी घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात अमन को बताऊंगी, तुम माँ बहन को बताऊंगी। जो तुम मेरे जैसे जालिम को बच्चा समझते हैं, वह मेरी बात से भी घबराया नहीं था। कहने लगा, आप यह शौक़ से भी पूरा करके देख लो, लेकिन झूठी आप ही कहलाएगी। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहती है तो ज़ुबान बंद कर रखिएगा। मैं नफ़रत से उसे देखता था और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहता कि किचन से तेज़ वाला चाकू लाऊं और राहुल को जान से मार डालूं। अपने और अपने बीच के रिश्ते का इनसे बुरा हाल करके रख दिया था। बाहर की बेल बजी और मैं दर्द के बावजूद भागते हुए बाहर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अमन और मेरी सास और नंद खड़ी थी। मैं अमन के गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा था। इतनी शिद्दत से दर्द में तड़पने लगी थी। अमन परेशान हो गई और मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और मैं खुद से बेगानी हुई थी। जब मुझे होश आया तो अमन मेरे पास बैठे, मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी थी। कहने लगे, जब तुम्हें ध्यान रखने का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रहती थी? खाना तो हम बनाकर गए थे। देख लिया तुमने काम करने का नतीजा। बाल बाल तुम्हारा बच्चा बचा है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद यह झूठ भी राहुल ने बोला था कि मैं घर के काम करती हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ। इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरे कमरे के दरवाजे खुला मेरी नंद राहुल के साथ अंदर ही दाखिल हुआ था। राहुल शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझाया था माँ की भाभी बहुत बहादुरी होगी, लेकिन यह तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती है कि मुझे रात भर उन्हें संभालना पड़ा। अभी भी सब इसकी बातों को नॉर्मल अंदर से सुन रहे थे। मैंने सोचा घर जाकर अमन को सब सच सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने अमन से यह बात कही तो एक ज़ोरदार थप्पड़ अमन ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे,
तुमने मेरे छोटे मासूम से बड़े भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है वह, इसे तो ऐसी बातों का अंदाज़ा भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें इस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो। देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बात सुनकर मैं तुम्हारे सच्चा कहकर अलग हो जाऊंगी। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक ही दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्ज़ाम लगाने वाले? मैं फटी फटी आंखों से अमन को देख रही थी। क्या यह वही अमन थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे? शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीजी हंसकर बर्दाश्त कर रहे थे। इस बात पर दोस्तों उसकी बहुत बुरा हाल चल रहा था। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी सेवा बेमतलब हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ सकता था क्योंकि उन्हें अपने भाई पर भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और सामने का फ़ैसला किया, जाने का फ़ैसला किया। अमन ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बार से अनजान मुझे यूं बैग उठाए देकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमन कहने लगा, जाने दे इसे, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, यह पागल हो गई है। मायके जाकर वह शायद अकल ठिकाने आ जाए। मैं खामोश से बाहर निकल गई। यह ना तो कोई हमसे पति के बीच में होने वाली लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई आम बात थी जिसे मैं इग्नोर करती। मैं रिक्शा लिया, अपने घर आ गई। मैंने सारी हकीकत अपने माँ को आगाह कर दिया। वह मुझसे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी जाहिल बन गई। तुम्हें शुरू से ही इसे सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना यह बात जो तुम अब मुझे बता रही हो पहले ही कह देती, समझा देती तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुम्हें तो अपना ही घर बर्बाद कर लिया। तुमने अपने ससुराल वाले को राज़ी करने के लिए चक्कर में अपने देवर की सारी बदतमीज़ी, सारी माँ भी परेशान हो गई। लेकिन क्या कसूर मेरे? सिर्फ मैंने अमन से बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने सीरियस ही नहीं सुना। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच दूरी ज़रूरी होती है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उसका आवाज़ पहचान ली थी। वह राहुल ही था। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएं। भाभी, मैं आपको वहींता कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वह मुझे गलत फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि गलत फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज़ देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ़ कर दें और वापस आ जाएं। मैंने कहा, तुमने किया वह गलती नहीं, पाप था। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारा घर वालों का भी है जो तुम्हारी हरकतों पर आंखें बंद किया तुम्हें बस बच्चा ही समझते रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी है। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे घर बेटा हुआ था। इसके बाद मैंने अमन से तलाक ली। ऐसे रिश्ते का यही अंजाम होता है। दोस्तों, औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हदें बांध देनी चाहिए और घर वालों को भी अपने बच्चों को रिश्तों की हदें बतानी चाहिए ताकि किसी का घर उजड़ने से बच जाए। मैंने अपने पति अमन के तलाक इसलिए ली क्योंकि वह एक औरत अपने पति के भरोसे ही ससुराल में रहती है और जब उस पति को ही अपनी बीवी पर भरोसा ना हो तो ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा है वह उसे छोड़ दे। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।